दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है द साइंस सब में। आज 7th क्लास में जो साइंस का चैप्टर है वह है 10th चैप्टर, जिसका टॉपिक है जीवों में श्वसन। यानी कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं वह श्वसन क्रिया कैसे करते हैं। हम आपको बता दें, चाहे गाय, भैंस, बैल, बकरी, फिश, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं सारे के सारे श्वसन क्रिया करते हैं। अब जैसे मनुष्य का एग्जाम्पल ले लें। जब मनुष्य श्वसन क्रिया करता है उस दौरान वह ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, यानी कि निकालता है। जितनी भी श्वसन क्रियाएं होती हैं वह ऑक्सीजन के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, यानी कि व्यायाम करता है, टहलता है, भागता है या दौड़ता है या खेलता है, तो उसकी जो श्वसन दर है, यानी सांस लेने की जो गति है, वह बढ़ जाती। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि वह उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती। जब अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो हमें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन का जो फार्मूला होता है वह O2 होता। ऑक्सीजन वातावरण में 21% उपस्थित होता है। कितना परसेंट उपस्थित होता? 21% यह वातावरण में उपस्थित होता है। अब देखिए हम श्वसन क्यों करते हैं। हम अध्याय 2 में, यानी कि चैप्टर 2 में आपको हमने बताया है कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, जितने भी जीव हैं उनका जो शरीर होता है वह कोशिकाओं का बना होता है। किसका बना होता? कोशिकाओं का। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। किस सन में की थी? 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वह कोशिका का पावर हाउस होता है। क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती। यहाँ तक कि हमें खाना खाते, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है? क्या आप सोच सकते हैं कि आपके जो गार्जियन होते हैं, यानी कि माता पिता होते हैं, वो भोजन के लिए क्यों कहते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं हमें उससे ऊर्जा मिलती है। भोजन का जाकर हमारे शरीर में पाचन होता है, फिर पोषक तत्व अवशोषित होते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है। और श्वसन की हमें क्या आवश्यकता पड़ती है? श्वसन की भी हमें आवश्यकता पड़ती है, ताकि यह ऊर्जा टूटकर हमारे शरीर में अवशोषित हो सके और जितने भी दैनिक कार्य हैं उनको हम पूर्ण रूप से संपन्न कर सकें या कर सकें। श्वसन के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन मतलब O2, जो कि वातावरण में 21% उपस्थित है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, जिसका कि सूत्र होता है CO2। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। कह सकते हैं इसमें अधिकतम क्या होती है? अधिकता किसकी होती? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ले जाई जाती है। कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी कि जब जो आपका भोजन टूटता है उससे क्या निकलती? ऊर्जा निकलती। इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं, यानी कि जीव हैं, जीव किसे कहते हैं? जो कुछ ना कुछ प्रक्रिया करते हो, जैसे श्वसन करते हो, वृद्धि करते हो, पाचन भी करते हो, अपना भोजन भी लेते हो, इसको हम क्या कहेंगे? इन्हें हम जीव कहते हैं। कोशिका के अंदर भोजन ऑक्सीजन का उपयोग करके
कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि जो विखंडन होता है ग्लूकोज का, यानी कि जब ग्लूकोज टूटता है किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उसे हम वायवीय श्वसन कहते हैं। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन विखंडित हो सकता है तो यह क्रम क्या कहलाता, अवायवीय कहलाता है। यानी कि अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो वह वायवीय है, और ऑक्सीजन अनुपस्थित है यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, उस समय भोजन टूट रहा है तो वह अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निकलती है। ये हम सबको पता है, जब भोजन टूटता है तो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा अवशोषित होती है, जिससे हम अपने डेली वर्क यानी कि दैनिक वाले जो वर्क होते हैं, कार्य होते हैं, उनको हम करते हैं। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो आपके प्रोडक्ट क्या बनते, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा बनती है। संभवतः आपको मालूम होगा ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। आपसे पूछा जाए ईस्ट क्या वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता, बिल्कुल जीवित रह सकता है। ये अवायवीय जीव कहलाता है। आपसे पूछा जाए अवायवीय जीव क्या है, वह ईस्ट होता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इन्हें अवायवीय जीव कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है, जैसा कि नीचे हम आपको बताते हैं। देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति यानी कि ऑक्सीजन नहीं है तो इससे उत्पाद क्या क्या बनते हैं, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा बनती है। देखिए ईस्ट एक कोशिक जीव है। ईस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस क्रिया के समय अल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब यानी कि बियर बनाने के लिए किया जाता है। हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन ये ऐसा थोड़े समय तक ही कर सकती हैं। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने से, तेजी दौड़ने से या कुछ खेलने से, वो भी फिजिकली रूप से, फुटबॉल खेलने से, क्रिकेट खेलने से, वॉलीबॉल खेलने से, टेबल टेनिस खेलने से, बैडमिंटन खेलने से क्या होता है कि जो आपकी कोशिकाएं हैं, पेशी कोशिकाएं हैं, वो अवायवीय श्वसन करती हैं, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करती हैं। साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने जैसे अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यह ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है। चित्र आप लोग देखिए 10.1 व्यायाम करते समय हमारे शरीर की पेशी अवायवीय रूप से श्वसन करती। देखिए किस तरीके से एक लड़का दौड़ रहा है। अब देखिए ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित होती, ऐसी स्थिति में यानी कि ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं क्या करती, अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती। देखिए ग्लूकोज पेशी में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे यानी कि उत्पाद क्या बनेंगे, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा। ये लैक्टिक अम्ल जब हमारी हड्डियों में जम जाता है तो ऐंठन होने लगती है और हम थकापन महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियों में ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होती है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विघटन से यानी कि विखंडन से जब टूटता है तो लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर हमें ऐंठन से आराम मिलता है। यानी कि आपके शरीर में जब भी ऐंठन हो तो आप गुनगुने पानी से नहा भी सकते या शरीर की मालिश करवा सकते, जिससे आपके शरीर का रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सुचारू रूप से कार्य करेगा और आपके शरीर की ऐंठन में आपको आराम मिलेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने से रक्त संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लैक्टिक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विघटन हो जाता है। अब बात करते हैं श्वसन। श्वसन क्या होता है? मैंने आपको बताया श्वसन मतलब सांस लेना,
और जब हम सांस लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ क्या लेते हैं, कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते हैं, उसके साथ विभिन्न प्रकार की गैसें भी होती हैं। और जो हम लेते किस माध्यम से, नासा छिद्रों के माध्यम से, यानी कि नाक के माध्यम से ही हम श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। अपने नथनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए, आप कितनी देर तक इन दोनों को बंद रख पाएंगे। कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया, आप उस समय को नोट करिए जब तक कि आप अपनी सांस को रोक सकते हैं। देखिए चित्र में दिखाते हैं, चित्र 10.2। सांस को रोकना, किस तरीके से एक लड़की सांस को रोकने की कोशिश कर रही है। अतः आप यह जान गए होंगे कि आप बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। यानी कि जिंदा रहना है तो सांस लेना है, सांस नहीं लेंगे तो 5 से 10 मिनट के अंदर ही डेथ होने की संभावना रहती है, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी और ब्लड सर्कुलेशन आपका स्टॉप हो जाएगा। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे हम अंतःश्वसन कहते हैं, यानी कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं उसे उच्छ्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छ्वसन कहते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। ये एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो वह विश्राम अवस्था में है तो वह लगभग 15 से 18 बार 1 मिनट में श्वसन यानी कि सांस लेता है। और अगर कोई व्यक्ति खिलाड़ी है, दौड़ भाग कर रहा है तो वह लगभग 1 मिनट में 25 बार सांस लेता है। और जो आपकी दिल की धड़कन होती है 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, जिसके जो साउंड को यानी उसकी ध्वनि को लब और ढब कहते हैं। क्या कहते हैं, लब और ढब कहते हैं। अंतःश्वसन और उच्छ्वसन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतःश्वसन और एक उच्छ्वसन। क्या आप अपनी श्वसन दर पता लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप 1 मिनट की टाइमिंग सेट करके आप उसे सेट कर सकते हैं और गिन सकते हैं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 10.2। क्या देखते हैं, 10.2। क्रियाकलाप कौन सा है, 10.2। समानता में ये आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर छोड़ते हैं। क्या आप उतनी बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वसन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद भी आप अपनी श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद और फिर पूर्ण विश्राम कर लेने के बाद आप ज्ञात इसको कर सकते हैं और इसके निष्कर्ष भी आप निकाल सकते हैं और इससे अनुभव कर सकते हैं आपने कितनी तेजी से सांस ली और कितनी तेजी से सांस नहीं ली। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक एक्सरसाइज या व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेजी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं। इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं उस दौरान क्या होता है कि जो हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसकी आपूर्ति होती है। ये भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है जिससे अधिक ऊर्जा निकलती है। क्या इससे स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? जब हम अधिक शारीरिक श्रम करते हैं यानी कि एक्सरसाइज करते हैं तो जो भोजन है वह धीरे धीरे विखंडित होता है। जब विखंडित होता है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। विखंडित कैसे होता है? जब भोजन का पाचन होता है और जब पाचन होगा तो हमें भूख अधिक लगेगी। तो इससे क्लियर होता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे तो हमें अधिक भोजन की ज़रूरत पड़ेगी।
जब आप उनींदे होते तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती? क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती? बिल्कुल, एक्चुअली में जब हम लोग उनींदे होते हैं यानी कि न सो रहे हो न जाग रहे हो, तो हमारी जो श्वसन दर है वह नॉर्मल हो जाती है। अब क्रियाकलाप 10.3 देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलाप पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी? देखिए, किस में सबसे अधिक, किस में तेज होगी। देखिए, हम आपको चित्र दिखाते हैं। 10.3 विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप करने में श्वसन दर भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न होती है। जैसे एक महिला कपड़े धो रही, एक व्यक्ति सो रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है, एक व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है, एक बच्ची दौड़ भाग रही है और एक बुजुर्ग व्यक्ति वॉक कर रहा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो ये बच्ची दौड़ भाग रही और ये लेबर जो वर्क कर रहा, इनको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होगी और इनकी श्वसन दर तेज होगी। जब भी आप कोई शारीरिक श्रम करेंगे तो आपकी श्वसन दर क्या होगी? वह तेज हो जाएगी और जो भोजन है वह जल्दी से विखंडित होगा, जिससे हमें अधिक भोजन यानी कि ऊर्जा की भी ज़रूरत होगी। अब देखते हैं हम सांस कैसे लेते हैं। सांस हम कैसे लेते हैं? ये हम लेते हैं नाक के माध्यम से। नासा के जो छिद्र होते हैं इसके माध्यम से हम सांस लेते हैं। और नाक में जो बाल होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? उनकी भूमिका यह होती है कि ये विभिन्न प्रकार के जो कीटाणु या बैक्टीरिया कहें या धूल मिट्टी के कण हैं उनको अंदर जाने से रोकती और एक शुद्ध वायु जाती है। अगर ये नाक के बाल ना हो तो विभिन्न प्रकार के जो कण हैं वह अंदर जाएंगे, जिससे फेफड़े प्रभावित होंगे और अधिक से अधिक बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। आइए अब हम श्वसन की क्रिया विधि जानें। सामान्यतः हम अपने नथनों यानी कि नासा द्वार से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथनों से नासा गुहा में चली जाती। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते। कहाँ स्थित होते? वक्ष गुहा में स्थित होते। अभी हम आपको चित्र 10.4 दिखाते हैं। मानव श्वसन तंत्र, क्या बोलते हैं इसको? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए आप लोग, ये नासा गुहा दी गई है, ये मुख गुहा दी गई है, ये आपकी ग्रसनी दी गई है, श्वास नली दी गई, फेफड़े दिए गए और आपकी पसलियां दी गई, फेफड़ा और डायाफ्राम दिया गया है। देखिए, वक्ष गुहा पार्श्वों में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत है जो डायाफ्राम कहलाती, यानी कि हिंदी में इसको मध्यपट भी कहते हैं। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतः श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है। और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती हैं, जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर जाता है। हम आपको बता दें, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां ऊपर की ओर जाती हैं। कहाँ जाती हैं? ऊपर की ओर, यानी कि जो आपका सीना है वह फूल जाता है जब हम सांस लेते हैं, यानी कि अंतः श्वसन करते हैं, यानी कि हम जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तब। और डायाफ्राम क्या होता है? वह नीचे की ओर चला जाता है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो पसलियां हमारी अंदर की ओर चली जाती हैं, यानी कि सीना हमारा सिकुड़ जाता है। और डायाफ्राम क्या, वह फिर ऊपर की ओर स्थिति यानी कि पूर्व स्थिति में वह चला जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है। देखिए, हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागण आदि होते हैं। जब हम अंतः श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, यानी कि पार चले जाते हैं। तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। अब आप समझ चुके होंगे कि छींक हमें क्यों आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। अतः इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु हमारे शरीर में प्रवेश करती है।
अब देखिए, जब आप छींकते हैं तो ध्यान रखिएगा, वी अलर्ट, एंड ये आपके लिए वार्निंग, सावधानी बरतें, बी अलर्ट रहें। तो आप अपनी नाक को ढक लें जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतःश्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। देखिए चित्र 10.5, अंतःश्वसन। डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। ध्यान रखिएगा, जब हम सांस लेते हैं तो पसलियां बाहर की ओर निकलती हैं। कहाँ निकलती? बाहर की ओर निकलती। हमारा जो सीना है उसका साइज बढ़ जाता है, वह फूल जाता है, और जो डायाफ्राम है वह नीचे की ओर आ जाता है। जब हम सांस छोड़ते हैं उसे बोलते हैं उच्छ्वासन। क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि पसलियां आपकी अंदर की ओर गति करती, अंदर की ओर आकर सिकुड़ जाती, और डायाफ्राम क्या होता है? ऊपर चला जाता है, यानी कि वह पूर्व स्थिति में आ जाता है। देखिए, अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को आप अनुभव कर सकते हैं। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं लिखा होता कि धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुंचाता है, धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। जहां ऑक्सीजन जानी चाहिए वहां क्या जाता है? सिगरेट और बीड़ी का धुआं जाता है, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न देता है। लास्ट में यह एक कैंसर का रूप धारण करता है। यह जान लेने के बाद भी श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के माप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना फुलाने की स्पर्धा में व्यस्त हो गए। हम आपको बता दें, स्पेशली फोर्स में, चाहे पुलिस हो, आर्मी हो, सीआरएसएफ हो, एसएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी हो, कोई भी फोर्स हो, सभी में फिजिकल टेस्ट होता है, यानी कि शारीरिक परीक्षा होती। उसमें पर आपका सीना फुलाने की भी एक स्पर्धा होती है। तो सीना फुलाने का एक आसान तरीका क्या होता है कि हम गहरी सांस लें और उस सांस को रोकें, उससे जो पसलियों का साइज है वह बढ़ जाएगा और डायाफ्राम आपका नीचे चला जाएगा। और फिर इसके बाद जब हम सांस छोड़ देंगे तो आपकी नॉर्मल पोजीशन हो जाएगी, और तकरीबन 5 सेंटीमीटर जब आप सांस रोकेंगे तो आपका सीना फूल जाएगा। तो लगभग कितना सीना आपका फूलेगा? लगभग 5 सेंटीमीटर पंप कर जाएगा, और इतना ही फोर्स में मांगा जाता है। देखिए दोस्तों, हम आपको आगे दिखाते हैं, फुला सकते हैं, ये आप टेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रियाकलाप 10.4। एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते से वक्ष का आमाप लीजिए। इस माप को सारणी में भी लिखना है, यानी कि आपको सीना फुलाना है कितना है, फिर उसके बाद सांस आपको छोड़ देनी है, फिर आपको बताना आपका चेस्ट कितना है। और इसके उपयोग के बारे में मैंने आपको बताया, स्पेशली फोर्स में किया जाता है। किस में किया जाता है? फोर्स में किया जाता है। देखिए चित्र 10.6, वक्ष के आमाप का मापन। दो बच्चे क्या कर रहे हैं? सांस ले रहे हैं, फिर चेस्ट नाप रहे हैं, यानी कि सीना नाप रहे हैं, फिर सांस छोड़ रहे हैं, फिर नाप रहे हैं, फिर दोनों में अंतर समझ रहे कितने सेंटीमीटर का अंतर है। देखिए क्रियाकलाप 10.5। प्लास्टिक की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदों को काटकर अलग कर दीजिए। वाई के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए। बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाकित सिरे पर 2 गुब्बारे लगा दीजिए। नली को चित्र 10.7 के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा उसे इस प्रकार सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए, यानी कि उसमें वायु ना जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक लगा दीजिए, जैसा कि चित्र में भी दिखाते हैं। पतली सीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए। फेफड़े में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारों को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारों को देखिए। क्या आपको गुब्बारों में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? ये देखिए आप लोग, श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए प्रतिरूप, प्लास्टिक की बोतल और गुब्बारे, रबड़ सीट। आप इसको देख सकते हैं और इसको भली भांति आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते? वह फेफड़े को प्रदर्शित करते हैं। रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती? अब श्वसन की क्रियाविधि को आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं हम उच्छ्वासन में बाहर क्या करते हैं। उच्छ्वासन यानी कि जब हम सांस लेते हैं उसके बाद बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं इस क्रिया को उच्छ्वसन कहते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं उस दौरान हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं।
देखिए क्रियाकलाप 10.6, उसके पहले हम बताते हैं बेहतर जीवन के लिए श्वास, नियमित परंपरागत श्वसन व्यायाम प्राणायाम, यानी कि आप योगा कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, से हमारे फेफड़ों में वायु को अंदर लेने की क्षमता को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाओं को ज़्यादा ऑक्सीजन की आपूर्ति होती, जिसके फलस्वरूप अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती। यानी कि आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं, यानी कि मेडिटेशन करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, इससे हमारे शरीर को अधिक से अधिक ऊर्जा मिलती है, जिससे हमारा शरीर तरोताज़ा महसूस करता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप 10.6, कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली ना उपलब्ध हो तो आप एक कांच भी ले सकते हैं, देखिए, या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रॉ यानी कि नली को परख नली में इस तरीके, यानी परख नली है उसमें इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रॉ को धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, जैसा कि चित्र 10.8 में दिखाया गया। हम आपको दिखाते हैं चित्र 10.8, उच्च वाष्पित वायु को चूने के पानी पर प्रभाव। देखिए किस तरीके से बच्चा प्रैक्टिकल करा, स्ट्रॉ दिए गए, चूने का पानी भी दिया गया है। देखिए क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होगा? इसके लिए मैंने आपको 6 चैप्टर में पढ़ाया है पहले। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःशोषण अथवा उच्चवसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। क्या होती है? गैसों का मिश्रण होती है। एक देखिए नीचे से एक टेबल दी गई, उसको मैं समझा देता हूँ। अंतःशोषित और उच्चवासित वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत। देखिए अंतःशोषित और उच्चवासित हम 21% क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? 21% ऑक्सीजन फेफड़े में जाती है और निकाल कितनी देते हैं? 16.4% हम ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होती है? 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इधर कितनी है? 4.4 कार्बन डाइऑक्साइड, 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इतनी हम यूज करते हैं। इस बात को आप लोग समझ लें, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या आप उच्छ्वासित करते हैं? हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं, यानी कि विभिन्न प्रकार की गैसों को भी हम निकालते हैं। आपने यह भी देखा होगा अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। यह नमी के कारण है, जल के बिंदु कण से आते। इस प्रैक्टिकल को आप करने के लिए सबसे बेटर जो मौसम है वह विंटर है, यानी कि सर्दी का मौसम है। इसमें आप शीशे पर फूंक मारिए तो उसमें देखिए फॉग सा जम जाता है, उसमें आप कुछ भी लिखिए तो आपको दिखाई पड़ता है। अब देखते हैं अन्य जंतुओं में श्वसन। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों आदि जंतुओं की वक्ष गुहा में मनुष्यों की भांति फेफड़े होते हैं, यानी कि जैसे मनुष्य सांस लेते उस तरीके से ये लोग सांस लेते। हम आपको बता दें मेरे प्यारे दोस्तों, पृथ्वी पर जितने जीव हैं सारे के सारे श्वसन क्रिया करते हैं। बिना श्वसन क्रिया के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। हो सकता है वह गिल से करता हो, फेफड़े से करता हो, गलफड़े से करता हो, लंग से करता हो, क्लोम से करता हो, त्वचा से करता हो या ट्रैकिया से करता हो, यानी कि श्वास नली जिसको बोलते हैं उससे करता हो, लेकिन वह श्वसन क्रिया जरूर करता है। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्यों के फेफड़े जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए हम पता करते हैं। देखिए कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र। अभी मैं आपको चित्र 10.9 दिखाऊंगा। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जाल बिछा होता है जो कि श्वास प्रणाली या वातक कहलाता है। ये देखिए चित्र 10.9 श्वास प्रणाल तंत्र, यानी कि श्वास प्रणाल आपका दिया गया किस तरीके से जाली बना हुआ है, ये कॉकरोच का दिखाया गया है। अब देखते हैं ऑक्सीजन समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर की प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नली में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूह में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती। देखिए हम बात करते हैं केचुए की। देखो केचुए के बारे में मैंने आपको बताया, इसका शरीर जो होता है खंड में होता है। कैसे होता है? खंड में होता है, सेगमेंट में होता है और यह
किसान का मित्र भी कहलाता है, क्योंकि यह भूमि को उपजाऊ बनाता है। और यह श्वसन क्रिया कैसे करता? अपनी त्वचा के माध्यम से करता है। हमने क्लास 6 में आपको चैप्टर 9 में बताया है, जो केचुआ है वह अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और श्लेष्मी प्रतीत होती है, यानी कि चिपचिपी टाइप की उसकी त्वचा होती है। इसमें से गैसों का आवागमन जो है वह आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। देखो, मेढक के बारे में बताते हैं। मेढक एक ऐसा जीव है जो जल में भी निवास करता और स्थल में भी निवास करता। इस बात को आपने देखा जरूर होगा। जब मेढक आपका स्थल पर होता तो वह फेफड़ों से श्वसन क्रिया संपन्न करता है। जब वह कहाँ होता? पानी के अंदर होता, तो वह आपकी त्वचा के माध्यम से श्वसन क्रिया करता। मेढक को हम कह सकते उभयचर जीव। क्या कह सकते? उभयचर जंतु कह सकते। इंग्लिश में इसे एम्फीबियंस एनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियन एनिमल्स कहते हैं। अब देखते हैं जल में श्वसन। हम आपको बता दें, जल में जो जीव रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वह गिल, गलफड़े, क्लोम के माध्यम से ही श्वसन क्रिया करते हैं और त्वचा के माध्यम से करते हैं। हम आपको बता दें, गिल, गलफड़े और क्लोम तीनों एक ही बात होती है। मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते, जिनको हम हिंदी में गलफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? गलफड़े कहते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते। कहाँ निकले होते? त्वचा के माध्यम से ये बाहर निकले होते हैं। हम आपको चित्र दिखाते हैं डायरेक्ट। 10.10 में मछलियों में श्वसन अंग देखिए, क्लोम दिए गए। यह क्या करता? मुंह से मछली जो होती पानी को ले लेती और गलफड़े से पानी को बाहर निकाल देती। जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, घुली ही ऑक्सीजन का यह मछली उपयोग करती है। अब आप कह सकते हैं कि मछली कैसे, किस अंग के माध्यम से सांस लेती? क्लोम, गिल या गलफड़े के माध्यम। और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती? जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती यह मुंह के माध्यम से लेती और गलफड़े से इस पानी को निकाल देती, और जो ऑक्सीजन पानी में घुली होती उसको अवशोषित कर लेती और अपनी श्वसन क्रिया को पूर्ण करती है। अब आप सोच रहे होंगे क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। क्या पादप भी श्वसन करते हैं? हम आपको बता दें, जितने पृथ्वी पर जीव हैं वह श्वसन क्रिया करते, यानी कि सांस लेते हैं। तो पादप भी तो जीव हैं, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हुए वृद्धि करते हुए श्वसन करते हैं, तो वो भी जीव ही हैं। तो वो क्या करते हैं? वो भी श्वसन क्रिया करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन क्या करते हैं? हम पहले पढ़ चुके, जो आपके जीव होते हैं वह वायु से क्या ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। बट जो पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं? वह कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते किसे? जब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से जब हरे पेड़ पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना भोजन बनाते, उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इस क्रिया को, पूरी क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण और इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। हमने आपको चैप्टर 1 में बताया है कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनको रंध्र कहते हैं, और इंग्लिश में इसको हम स्टोमेटा कहते हैं। इसका अहम रोल होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। इस बात को आप लोग विशेष ध्यान रखें। देखिए, पादप की अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच की खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसा कि चित्र 10.11 में दिया गया है। देखिए, मूल मृदा से वायु अवशोषित करते हुए देखिए किस तरीके से करें। वायु अवकाश यानी कि वायु जो कोष होते जिनमें जगह होती, वायु उपस्थित होती, मूल रूम और मृदा के कण। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए तो क्या होगा?
इस अध्याय में मैंने आप लोगों को क्या बताया है? आपको बताया है कि जीव अपने जीवन जीने के लिए किस तरीके से श्वसन क्रिया को संपन्न करते और उससे कैसे ऊर्जा लेते हैं। अब देखिए, कुछ प्रमुख शब्द आप लोग पढ़ सकते हैं, आप प्रमुख शब्द देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया, यानी कि बहुत अहम बिंदु अब देखने वाले हैं। श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा दिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतः श्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विघटन यानी विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यदि भोजन यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है, यानी कि वह श्वसन क्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है वह वायवीय श्वसन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन है तो वायवीय श्वसन है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वह अवायवीय श्वसन होता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज करने से, जिम करने से, दौड़ने से, भागने से, खेलने से, कूदने से करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतः श्वसन या निःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं। हम और उच्च वसन के साथ ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। अंतः श्वसन और निःश्वसन बात एक ही होती है। अंतः श्वसन और निःश्वसन का मतलब होता है जब हम सांस लेते हैं अंदर, और उच्च वसन क्या होता है जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है, स्वाभाविक बढ़ जाती है, लगभग 25 बार प्रति मिनट हो जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते और बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केचुए में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा के माध्यम से होता है। मछलियों में यह क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादप में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती है। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र यानी कि स्टोमेटा कहते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण में बहुत अधिक सहायक होते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। आइए अब हम आपको बताते हैं अभ्यास प्रश्न। क्या बताते हैं? अब हम आपको बताएंगे अभ्यास प्रश्न। तो आप लोग पहला प्रश्न देखिए। कोई धावक दौड़ समाप्त होने पर सामान्य से अधिक तेजी से गहरी सांस क्यों लेता है? क्योंकि जब भी वह दौड़ेगा, भागेगा या कोई भी शारीरिक श्रम करेगा तो उसके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह सांस तेजी से लेगा, जिससे हमें ऑक्सीजन मिलेगी और शरीर को हमें ऊर्जा भी प्राप्त होगी। जब धावक दौड़ में भाग लेता है यानी कि दौड़ता है तो उसके शरीर को अधिक ऊर्जा की जरूरत या आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा के लिए हमारी कोशिकाओं में अधिक ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करने के लिए धावक तेजी से सांस लेता है यानी कि श्वास तेजी से लेगा और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा भोजन के टूटने की गति को तेज कर देगा, जिससे अधिक ऊर्जा मिलेगी और वह इसी कारण वह सांस तेजी से लेता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वायवीय और अवायवीय श्वसन के बीच समानताएं और अंतर बताइए। देखो, दोनों श्वसन की क्रियाएं कैसी, दोनों श्वसन की क्रिया के अंतर्गत ही आती हैं। दोनों हमें भोजन से ऊर्जा प्रदान करने में मदद करती हैं। और अंतर की बात करें तो वायवीय क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अवायवीय क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। देखिए, इसमें समानताएं समझ लो। दोनों श्वसन में भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती हैं यानी कि की जाती है, इससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अंतर समझ लो, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वायवीय श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं, जबकि क्या अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। वायवीय श्वसन में अवायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है।
क्या होती है, अधिक ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते तो हमें छींक क्यों आ जाती है? देखिए, हम सांस किससे लेते? नाक के माध्यम से लेते। नाक में होते छोटे छोटे बाल जो धूल के कणों को रोकते हैं। जब कोई धूल का कण अंदर चला जाता है तो हमारा दिमाग कहता है आप छींक दो, इस कण को बाहर निकाल दो, तब हमें छींक आती है। और जब छींक आए तो उस दौरान हमें अपनी नाक को ढक लेना चाहिए ताकि उससे जो कण निकलते हैं वह कोई और अंतःश्वसन के माध्यम से अपने अंदर ना ले ले। छींकना नाक से अवांछित धूल कणों को हटाने की एक विधि है। जब धूल के कण हमारी नाक में अंदर जाते हैं तो मस्तिष्क में मैसेज पहुंच जाता है, यानी कि संदेश पहुंच जाता है कि मस्तिष्क छींकने की शुरुआत करने के लिए नस का एक भाग को निर्देश देता, ऑर्डर देता है। छींकना एक प्रकार का रक्षा तंत्र है। क्या है? एक सिक्योरिटी है जिसका उपयोग हमारे शरीर द्वारा किया जाता है, और छींक देते हुए कण बाहर हो जाता है और नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या देखना? क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। 3 परक नली लेनी है। प्रत्येक को 3/4 भाग तक जल में भरना है। इन्हें ए, बी तथा सी द्वारा चिन्हित कीजिए। परक नली ए में एक घोंगा रखिए, परक नली बी में कोई जली पादप रखिए और सी में एक घोंगा और पादप दोनों रखिए। किस परक नली में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता सबसे अधिक होगी? देखो दोस्तों, जितने जीव हैं सांस जब छोड़ते हैं तो वे कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज करते हैं, यानी कि निकालते हैं। तो हमने आपको बताया जितने जीव होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। तो स्वाभाविक है ए परक नली में क्या है? आपका घोंगा है। क्या है? घोंगा है। तो उसमें क्या होगा? उसमें अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और सबसे कम किस में होगी? सी में, जिसमें घोंगा और पादप है। घोंगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा और पादप उसे क्या करेगा? ग्रहण कर लेगा और वह ऑक्सीजन छोड़ देगा। तो इससे सबसे कम किस में होगी? सी में होगी कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक किस में होगी? वह होगी जाके आपकी ए में। और इसमें क्या हो जाएगा? बी में क्या हो जाएगा? इसमें ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें सही गलत पर टिक लगाने, क्या करना है? सही गलत पर टिक लगाना है। तो इसमें देखिए क्या नंबर, तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती। कहाँ से प्रवेश करती? इसका 3rd नंबर आंसर है श्वास रंध्रों द्वारा। किसके द्वारा? श्वास रंध्रों द्वारा। अब देखते हैं खा नंबर, अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन के कारण ऐंठन होती वह होता लैक्टिक अम्ल, यानी कि इसका आंसर है 2 नंबर। लैक्टिक अम्ल जब जम जाता है तो हमारी टांगों में ऐंठन यानी कि थकावट महसूस होती है। अब देखते हैं गा नंबर, किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर कितनी होती? यह होती, इसका आंसर होगा सेकंड, 15 से 18 बार। कितनी होती है? 15 से 18 बार होती है। अब देखते हैं घ नंबर, उच्च वसन के समय पसलियों में क्या परिवर्तन होता है? इसका आंसर है तीसरा होगा ऊपर की ओर गति करती हैं। कहाँ करती हैं? ऊपर की ओर गति करती हैं। कहाँ की ओर गति करती हैं? ये गति करती हैं नीचे की ओर दोस्तों। उच्च वसन के समय पसलियाँ क्या करती हैं? ये नीचे की ओर गति करती हैं। और जब हम सांस अंदर लेते हैं तब हमारी पसलियाँ ऊपर की ओर यानी कि सीना बढ़ जाता है। क्या होता है? वह बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कॉलम ए और बी में दिए गए शब्दों को के साथ मिलाना। ए और बी को हमें मिलाना है। किसको मिलाना? ए और बी को मिलाना है। तो बिल्कुल मिलाएंगे। देखिए सबसे पहले ईस्ट। ईस्ट किस में उपयोगी होता? शराब बनाने में उपयोगी होता है। इसका आंसर हो जाएगा 3rd यानी कि अल्कोहल। अब देखते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम में क्या होगा? यह कहाँ स्थित होता है? 4 नंबर वक्ष गुहा में। किस में होगा? वक्ष गुहा में यह स्थित होगा। त्वचा से कौन सांस लेता है? त्वचा से आपका केचुआ सांस लेता। कौन सांस लेता? केचुआ सांस लेता। पत्तियों में क्या होते हैं? रंध्र होते हैं यानी कि स्टोमेटा होता है। मछली देख लो, मछली क्या है? क्लोम। मछली क्या है? क्लोम, यानी कि क्लोम के माध्यम से ये सांस लेती। मेढक फेफड़े और त्वचा के माध्यम से सांस लेता, क्योंकि मेढक क्या होता है? यह एक उभयचर होता है यानी कि एम्फीबियंस होता है। यह जल और स्थल दोनों में निवास करता है। अब आपको हम बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7। बताइए कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। का नंबर देखिए, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती, नहीं तेज हो जाती। गलत है, यह असत्य है। खा नंबर देखो, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन केवल रात में होता है। गलत, ऐसा कुछ नहीं होता, यह असत्य है। अब देखते हैं गा नंबर,
मेढक अपनी त्वचा के अतिरिक्त अपने फेफड़ों से भी श्वसन करते हैं। बिल्कुल, यह दोनों के माध्यम से श्वसन क्रिया करता है। अब घ नंबर देखो, मछलियों में श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। फेफड़े ये असत, इनमें गिल होता है, क्लोम होता है, गलफड़े होते हैं, तीनों एक ही चीज है। 4 नंबर देखो, अंतः श्वसन के समय वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। बिल्कुल आयतन बढ़ जाता है। अब हमें क्वेश्चन नंबर देखना 8। देखिए, दी गई पहली की प्रत्येक वर्ग में जीवों के श्वसन से संबंधित हिंदी वर्णाक्षर अथवा संयुक्ताक्षर दिए गए हैं, यानी कि संयुक्त अक्षर दिए गए हैं। इनको मिलाकर जीवों तथा उनके श्वसन अंगों से संबंधित शब्द बनाए जा सकते हैं। शब्द वर्गों के जाल में किसी भी दिशा में ऊपर, नीचे अथवा विकर्ण में पाए जा सकते हैं। श्वसन तंत्र तथा जीवों के नाम हमको ढूंढने हैं। देखिए, पहले नंबर, कीटों की वायु नलियां क्या कहलाती हैं? वह होती श्वास प्रणाली। क्या होती है? श्वास प्रणाल भी इसको कहते हैं। ठीक है। देखो, वक्ष गुहा क्या देखनी हमको? वक्ष गुहा देखनी। 2 नंबर, वक्ष गुहा को घेरे हुए हड्डियों की संरचना पसली कहलाती। क्या? अब क्वेश्चन नंबर है 3। वक्ष गुहा का जो पेशी तल है वह कैसा होता है? डायाफ्राम होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रंध्र, यानी कि स्टोमेटा कहलाते हैं। 5 नंबर देखिए, कीट के शरीर के पार्श्व भागों के छोटे छिद्र क्या होते हैं? ये होते हैं श्वास रंध्र। क्या कहलाते हैं? श्वास रंध्र कहलाते हैं। 6 नंबर देखो, मनुष्यों के श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, जिनको इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। 7 नंबर देखिए, वे छिद्र जिनसे हम सांस भीतर लेते हैं वह क्या होते हैं? नासा द्वार, यानी कि नाक से ही हम लोग सांस लेते हैं। 8 नंबर देखो, एक अवायवीय जीव कौन सा है? ईस्ट होता है, यानी कि जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। 9 नंबर देखिए, जो 10 नंबर प्रिंट है, श्वास प्रणाल तंत्र वाला एक जीव है, वह होता है तिलचट्टा। क्या बोलते हैं उसको? तिलचट्टा, यानी कि टिड्डा कहते हैं। अब देखते हैं 9 नंबर, पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं क्योंकि क्यों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ख नंबर हो जाएगा, वहाँ उपलब्ध वायु की मात्रा भूतल पर उपलब्ध मात्रा से कम होती, यानी कि पहाड़ों पर वायु कम होती, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती। इसलिए पर्वतारोही अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मिले और पर्याप्त रूप से उनको ऊर्जा मिल सके और उनका शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके के NCERT के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद।